Hello students, in this session you will learn a very important concept of general organic chemistry that is resonance. तो अगर आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म करनी है या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट निकालनी है या फिर एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करनी है, इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं रेजोनेंस के और विदाउट कंसीडरिंग रेजोनेंस आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो रेजोनेंस होता क्या है? तो जब किसी मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो या दो से अधिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है, तो इस फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं। एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग आर कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मान लो कि मैंने आपको बेंजीन ड्रॉ करने को दिया है, तो बेंजीन के 1 और 2 जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप देख पा रहे हैं कि इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो आप में से कुछ बच्चे 1 ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर बेंजीन का, और कुछ इसके सेकंड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बेंजीन का? आप कहोगे दोनों स्ट्रक्चर ही सही हैं, लेकिन इसका जवाब क्या होगा कि नो वन स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और ये एवरेज होता है इन दो कैनोनिकल फॉर्म्स का या इन दो स्ट्रक्चर्स का। ये होता है रेजोनेंस। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट आयन। तो जैसे मान लो कि कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लानर मॉलिक्यूल है, और अगर कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो आप, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? तो डबल बॉन्ड की पोजिशंस आप C सिंगल बॉन्ड O जो देख रहे हो आप, इनमें से आप ऑल्टरनेटिंग पोजीशंस पे डबल बॉन्ड को लगा सकते हो। ऑल 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो फ्यू ऑफ यू विल ड्रॉ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, कुछ ड्रॉ करेंगे सेकंड, कुछ ड्रॉ करेंगे थर्ड। और ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इनको कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप कार्बोनेट आयन का एक्चुअल स्ट्रक्चर बना सकते हो इसके एवरेज को लेकर, जिसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और याद रखना कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिर्फ पेज पे कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नो वन स्ट्रक्चर कैन बी आइसोलेटेड, किसी स्ट्रक्चर को आप आइसोलेट अलग से नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन कंडीशंस पे हम कहेंगे कि रेजोनेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो पहली कंडीशन होती है रेजोनेंस की प्लानरिटी, यानी कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में वो सभी सेम प्लेन पे होने चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर वो सेम प्लेन पे होंगे तो उनके ऑर्बिटल्स कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है, जो एक्सचेंज है, वो पॉसिबल है। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन का, वेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ऑल्टरनेटिंग पोजिशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको पाई पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। और एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो फिर कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, और फिर सेकंड पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होगा। तो आप देख रहे हो कि टर्मिनल पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज चला आता है। ठीक है, और सेकंड केस की बात करेंगे तो फिर ये है पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है तो आप देख रहे हो कि पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई, पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन चेंज हो गई। थर्ड केस है पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। फोर्थ केस है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। और फिफ्थ केस है पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो जैसे आपको पता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन में कार्बन पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम हाफ एरो से दिखा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि एरो कैसा हमने लगाया है, हाफ एरो। तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, और ऑड इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करके पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होती है, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टर्मिनल कार्बन पे चला आता है। देख पाए हो आप? ठीक है, तो ये भी रेजोनेंस यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगला केस है इसका कि हम लोग किस तरीके से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके क्या रूल्स होंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी एटम्स आपने ड्रॉ किए हैं
उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट इज नो चेंज इन स्केलेटन और पोजीशन ऑफ एटम्स शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज। ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अलाउड और पॉसिबल। सेकेंड है कि जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे वो प्रॉपरली लुईस थियरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया हो और वैलिड होना चाहिए। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। फिर हमें कहाँ पर ऑक्टेट को एक्सपैंड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन शुड बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और फोर्थ पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिफ्थ पॉइंट इज एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, यानी प्लानरिटी की जो बात मैं कर रहा था। अब जैसे एक ब्रिजेट स्ट्रक्चर पे आप नाइट्रोजन को देख रहे हो, 3 डिग्री नाइट्रोजन है, तो इसका लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये प्लानर नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो इस केस में रेजोनेंस यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्जुगेशन देख लिया और पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, हमें प्लानरिटी का भी ध्यान रखना है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसे डिसाइड करोगे कि जो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें विच फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एंड विच फॉर्म इज़ लेस स्टेबल। तो इसके लिए 4 बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये काउंट कर लीजिए, जिस केस में ज़्यादा होगा वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में उन सब के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं जैसे प्लस एंड माइनस, उसके बीच की सेपरेशन कम होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट पॉइंट है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उनकी सेपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है पहले केस में, तो वो लेस स्टेबल है। और सेकंड केस में आप देखते हो कि ऑक्सीजन कार्बन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसलिए वो मोर स्टेबल है। सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा दिखेगा और राइट साइड में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लेस है। तो सेकंड केस का जो पहला स्ट्रक्चर होगा दैट इज मोर स्टेबल एंड सेकंड वन इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो 4 बातें मैंने आपको बताई, इनका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, और फर्स्ट एग्जांपल का जो लेफ्ट साइड का स्पीसीज है उस पर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि वो कार्बोकेटाइन है, और राइट साइड में ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। बात आई समझ में। फर्स्ट में आपने देख लिया कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा। नाउ सेकंड एग्जांपल में भी आप देखते हो कि जो फर्स्ट केस है उसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेकंड केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड में भी ऐसा ही होगा। थर्ड में प्लस एंड माइनस चार्ज की सेपरेशन हम लोग देखेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड की जो स्पीसीज़ बनी हुई है उसमें प्लस माइनस का सेपरेशन कम है, और राइट साइड की जो स्पीसीज़ बनी हुई है उसमें प्लस माइनस का सेपरेशन कॉम्परेटिवली ज़्यादा है। राइट, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, लेफ्ट वाले की। उसके बाद मान लो कि एक स्पीसीज है जिसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है और सेकंड और थर्ड केस में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कम है, लेकिन सेकंड और थर्ड में जो अपोजिट चार्जेस हैं उनकी सेपरेशन का डिफरेंस है। तो थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन सबसे ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और सिंस फर्स्ट में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा है इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर मान लो कि 3 स्ट्रक्चर में मैं आपसे कहूँगा कि विच स्ट्रक्चर इज़ मोर क्लोजर टू एक्चुअल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स रेजोनेंस, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी के। यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर को। नाउ स्टेबिलिटी को आप पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इससे अगले लेक्चर में आप देखोगे कि मैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस आपको बताऊंगा। तो टिल देन टेक केयर,
थैंक यू सो मच।